तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पेजेट्स डिसीज ऑफ निप्पल, ठीक है, वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ अ रेयर मैनिफेस्टेशन ऑफ डक्टल कार्सिनोमा, 1 से 4% केसेज में होता है। मॉर्फोलॉजिकली कैसे देखेगा, स्किन ऑफ निप्पल एंड एरोला सोज अल्सरेशन एंड ऊजिंग रिसेंबलिंग एक्जिमा, एक्जिमा के जैसे देखेगा, है ना, अल्सरेशन देखेंगे, ठीक है। फिर अंडरलाइंग डक्टल कार्सिनोमा है, मतलब वही ग्रो करके आगे पेजेट्स डिसीज करा रहा है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में स्किन लीजन इन द निप्पल सोज क्लस्टर ऑफ मैलिग्नेंट सेल, पेजेट सेल जो इसको बोलेंगे, ठीक है। निप्पल में बाहर की तरफ कुछ सेल्स निकल जाते हैं, उनको बोलते हैं पेजेट सेल, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम DCIS डक्टल सेल कार्सिनोमा टू इलेक्ट्रिफेरस डक्ट इनटू सरफेस ऑफ निप्पल विदाउट इन्फिल्ट्रेटिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब कहने का ये कि देखो ये जैसे स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का, ठीक है, पीछे यहाँ पर ये DCIS अपना डक्टल कार्सिनोमा यहाँ पर डेवलप हुआ। फिर ये क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, ये जाएगा सीधे बाहर, है ना, सीधे बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर निपल्स पे आ जाएगा और यहाँ पर पेजेट सेल बना लेगा, ठीक है। फिर पेजेट सेल आर लार्ज स्फेरिकल सेल विथ क्लियर साइटोप्लाज्म एंड हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर, ठीक है। इनमें क्या होता है कि ये लार्ज सेल्स होते हैं और क्लियर साइटोप्लाज्म और हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर होता है, ठीक है। फिर क्लिनिकली देखेंगे तो जो मेनली प्रेजेंट होगा यूनिलेटरल इरिथमेटस इरप्शन इन द रीजन ऑफ निप्पल एरोला विथ अ स्केल क्रस्ट। तो अपन को यूनिलेटरल इरिथमेटस इरप्शन देखेगा अपन को निप्पल और एरोला वाली जगह पे। प्लूराइटिस ईचिंग देख सकती है, ठीक है, और लीजन जो भी है इस एक्जिमा के जैसे देखेगा तो अपन को एक्जिमा नहीं मानना है, ठीक है। पाल्पेबल मास इन ब्रेस्ट इज प्रेजेंट इन 50 to 60% वुमेन विद अंडरलाइंग इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। पाल्पेबल इन्वेसिव मास दिख रहा है कुछ तो अपन समझ जाएंगे कि पेजेट्स डिसीज हो सकती है, ठीक है। तो इसकी माइक्रोस्कोपी में ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, देखो ये पेजेट सेल्स अलग से दिख रहे हैं बड़े से, ठीक है, लार्ज हाइपरक्रोमिक। फिर यहाँ पर ये इंट्रोडक्टल सेल थे जो आगे चल के बाहर निकल के ने पेजेट सेल्स ऑफ पेजेट्स डिसीज ऑफ निप्पल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अल्सरेशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था अपना पेजेट्स डिसीज ऑफ निप्पल में। अब नेक्स्ट आता है स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है मेनली 3 तरीके से, डायरेक्ट, लिम्फेटिक और हेमेटोजेनस स्प्रेड से फैल सकता है। डायरेक्ट में अपना जगह स्किन इंक्लूडिंग द निप्पल एंड एरोला, चेस्ट वॉल से भी फैल सकता है। लिम्फेटिक में एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी एंड सुप्राक्लेविकुलर आ जाएगा, ठीक है। हेमेटोजेनस में लंग्स, लीवर, ब्रेन, बोन, इन सब से जो स्प्रेड है ब्रेस्ट कार्सिनोमा का हो सकता है दूसरी जगह पे। फिर नेक्स्ट आता है प्रोग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से 5 नंबर में आ सकता है, आया भी हुआ है। फिर उसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट इन काउंसलिंग पेशेंट, जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है उसमें क्या करते हैं, काउंसलिंग में जरूरी होता है, जैसे कि अबाउट आउटकम ऑफ देयर डिसीज, क्या आउटकम क्या होगा डिसीज का, है ना, कि आगे चल के कितनी प्रोग्रेस करेगी, क्या होगा आगे चल के। फिर प्रोग्नोस्टिक में एक चीज़ और है कि चूज इन द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को चूज़ करने के लिए कि इस डिसीज़ में कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, कौन से कार्सिनोजन को ट्रीट करने कौन सी रहती है। तो हर कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें डिपेंड करता है प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। फिर आता है प्रेडिक्टिव फैक्टर। प्रेडिक्टिव फैक्टर क्या है कि अगर हमने ये वाला ट्रीटमेंट दिया तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, हेल्प टू डिटरमाइन द लाइकली रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स क्या आएगा वो प्रेडिक्टिव से, और कौन सा ट्रीटमेंट देना है वो अपन प्रोग्नोस्टिक से। तो ये 2 टाइप के फैक्टर हैं। फिर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर को भी अपन 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, दोज रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा कहाँ तक एक्सटेंट हो सकता है, फैलने के फैक्टर क्या क्या है, कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या फिर लिम्फ नोड में ड्रेन हो गया तो क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर सेकंड, दोज रिलेटेड टू द अंडरलाइंग बायोलॉजी ऑफ द कैंसर। अंडरलाइंग बायोलॉजी ऑफ द कैंसर से मतलब कि कौन से सेल से डेवलप हो रहा है, इस सेल से हुआ तो कैंसर कितना ज़्यादा हार्मफुल है, वो सब फैक्टर आएंगे, ठीक है। और कौन सा टाइप का है, कौन से ग्रेड का है, ऐसे सब, ठीक है। जो टाइप 1 अपन ने देखे थे एक्सटेंट ऑफ कार्सिनोमा वाले, उसमें मेजर फैक्टर्स, उसको मेजर फैक्टर ही बोलते हैं, और जो अंडरलाइंग बायोलॉजी वाले उसको माइनर फैक्टर ही बोलते हैं। चलो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं अपन इन सिटू वर्सेस इन्वेसिव। तो देखो इन सिटू वर्सेस इन्वेसिव में क्या होगा कि जो इन सिटू वाला है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, इन्वेसिव वाला ज़्यादा हार्मफुल होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्टेंस मेटास्टेसिस। डिस्टेंस मेटास्टेसिस जितने ज़्यादा दूर जाके मेटास्टेसाइज करेगा उतना ज़्यादा इन्वेसिव, उतना ज़्यादा खतरनाक होगा, ठीक है। ये 2 फैक्टर हो गए। फिर आता है लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। लिम्फ नोड मेटास्टेसिस में देखो स्टेटस ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेसिस। मतलब कि अगर एक्सिलरी नोड का जो स्टेटस है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, मतलब एक्सिलरी नोड में फैल चुका है कैंसर तो बहुत ज़्यादा ही उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगी, ठीक है। नंबर एंड लेवल ऑफ इन्वॉल्व इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सर्वाइवल रेट। तो जितने ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहेंगे, जितने लेवल के इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा ही कैंसर डेंजरस होगा। फिर लिम्फेटिक वेसल इज द मोस्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमास ड्रेन फर्स्ट टू 1 और 2 लिम्फ नोड। तो ये बोल रहा है कि लिम्फेटिक वेसल में जैसे कैंसर ड्रेन होता है तो सबसे पहले जिस भी लिम्फ नोड में ड्रेन करता है पहले दूसरे जो लिम्फ नोड है उसको बोलते हैं अपन सेंटिनल लिम्फ नोड, ठीक है, अपन ये देख चुके पहले। फिर इसी लिम्फ नोड जो जहाँ पर कैंसर डेवलप हुआ उसके जो आसपास के पहला या दूसरा लिम्फ नोड है उसको अपन टेस्ट करते हैं, एग्जामाइन करते हैं कि भाई मेटास्टेसिस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है ट्यूमर साइज।
तो जितना बड़ा ट्यूमर का साइज होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। फिर लोकली एडवांस डिजीज़ जैसे इन्वेसिव इनटू द स्किन और स्केलेटन मसल हैज़ अ बैड प्रोग्नोसिस। अगर उसने एडवांस मतलब जो है वहाँ पर लोकली कोई डिसीज़ कर दी है तो और भी ज़्यादा चांसेस है, रिस्क है उसके कैंसर के कि आगे चल के उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगी, ठीक है। तो ये हो गया लोकली एडवांस डिसीज़। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा भी है कि इन्फ्लेमेशन वगैरह कर रहा हो, ठीक है। लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ट्यूमर साइज अपन ने पूरे देख लिया। फिर नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजिक सब टाइप। तो अब नहीं, दूसरे टाइप के कैंसर में आ गए प्रोग्नोस्टिक फैक्टर रिलेटेड टू द अंडरलाइंग बायोलॉजी वाले में, ठीक है। उसमें क्या था, मॉलिकुलर सब टाइप सबसे पहले है कि उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से इम्यूनोकेमिस्ट्री एक्सप्रेशन। तो ये ER और HER2 है ये, है ना। तो ये जितने ज़्यादा ही अपन को मिलेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होगा कैंसर का, और ये इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, ठीक है। मॉलिकुलर सब टाइप में। फिर अगर स्पेशल हिस्टोलॉजिक टाइप में, तो जो स्पेशल टाइप का जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा है किससे, नॉन स्पेशल टाइप से, ठीक है। तो अगर स्पेशल टाइप प्रेजेंट, जैसे अपन ने पढ़ा था ना स्पेशल टाइप और नॉन स्पेशल टाइप। स्पेशल साइड में आया था अपना इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, और नॉन स्पेशल में आया था अपने ये मेडुलरी और ये सब जितने भी थे, ठीक है। तो जो स्पेशल टाइप का सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्पेशल टाइप से। फिर था हिस्टोलॉजिकल ग्रेड। तो नॉटिंगम हिस्टोलॉजिकल स्कोर के हिसाब से जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 दिया। जो ग्रेड 3 वाला है वो उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस वो ज़्यादा खतरनाक होगा, ठीक है। प्लोरीफेरेटिव रेट भी है, इट कैन मेजर्ड बाई काउंटिंग माइटोटिक फिगर ड्यूरिंग हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग। तो जितनी ज़्यादा माइटोटिक रेट होगी, जितना ज़्यादा डिवीजन का रेट होगा उतना ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ये था अपना प्रोग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव फैक्टर में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देख लेना और भी फैक्टर्स हैं छोटे छोटे, पर अपन ने मेन डिस्कस कर लिया, ठीक। अलग से 5 नंबर में आएगा तो ये बन जाएगा प्रेडिक्टिव एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ऑफ, अगर ब्रेस्ट कैंसर पूछे तो ये लिख देना, ठीक है। तो ये था ब्रेस्ट कैंसर में मेनली फर्स्ट वीडियो वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड में पेजेस डिसीज़ और ये प्रेग्नेस्टिक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लेना। और थैंक यू।